बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं हैदर हयात खान। व्यूअर्स, आज मुल्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक है वो है पॉलिटिक्स। लेकिन एक और अहम चीज़ जिसका ताल्लुक यकीनी तौर पर हम सबसे बड़ा डायरेक्टली है वो है हमारे मुल्क की मईशत, जो जिस तरीके से बिगड़ती जा रही है। आए रोज़ हमारे लिए एक के बाद एक नई मुश्किल खड़ी हो रही है, इंडिविजुअली भी और इज्तमाही तौर पर। अगर हम मुल्क की बात करें तो फिर भी हुकूमत जो है वो बड़ी मुबारकबादें दे रही है कि IMF के साथ जो हमारा स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो गया है, इससे हम डिफ़ॉल्ट होने से बच गए हैं। गो के पहले मौक़िफ़ ये था कि हम तो डिफ़ॉल्ट हो ही नहीं रहे, ये जो बातें कर रहे हैं ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, जो मुल्क की मईशत के दुश्मन हैं, वो ये बातें कर रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं। लेकिन अब मुबारकबादें दी जा रही हैं कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया है, मुल्क की मईशत संभल गई है और अब आने वाले दिन जो हैं वो एक के बाद एक दिन एक नई खुशखबरी आएगी और मुल्क के माशी हालात बेहतर हो जाएंगे। क्या ऐसा होता मुमकिन नज़र आ रहा है? आज के प्रोग्राम में हम इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा ये कि कब तक हम IMF प्रोग्राम्स का सहारा लेकर अपनी मईशत को चलाएंगे, किस तरह के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इस मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने के लिए, ये हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। वो ऐसे कौन से रोड मैप्स हैं जिनके ऊपर अमल करके, जिनके ऊपर चल के हम अपनी मईशत को एक दुरुस्त समत में लेकर जा सकते हैं और जितना पोटेंशियल इस मुल्क के अंदर मौजूद है उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और कुछ अहम चीज़ें मुल्क की मईशत से रिलेटेड उनको भी डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब, रीनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, प्रिंसिपल हैं नास्ट स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ के। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कैसे हैं आप सर? खैरियत से? ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट मुबारकबादें दे रही है कि IMF के साथ हमारा स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो गया और अब तो डिफ़ॉल्ट को कोई ख़तरा नहीं है। क्या मईशत इतनी मुस्तहकम होगी है कि मुबारकबादें दी जा सकें? देखिए, ये सारी चीज़ें सियासी होती हैं और आपको पता है कि चंद दिनों के बाद इलेक्शन खेला जाएगा इस मुल्क में। तो यही इसी किस्म के लिए एक नैरेटिव को बिल्ड किया जाता है कि हमने मईशत में बड़ा कमाल दिखाया और मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। आपने सही कहा, पहले तो वज़रा ये कहते थे कि कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, लेकिन अब जब एक एग्ज़ाम कर लिया तो ये मीडिया के ज़रिए से और कुछ जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको भी कहा गया कि ये बात कहो कि मुबारक हो, आपने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। देखिए, पाकिस्तान ने माजी में भी कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया और मैं हमेशा से कहता था, आपके भी प्रोग्राम में मैंने कहा कि आइंदा भी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। डिफ़ॉल्ट सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब हुकूमत वक्त खुद चाहे, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पे वो होती है। बिल्कुल ठीक। तो अगर गाड़ी खड्डे में गिराना है तो वो गिरा देंगे जाके। बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो तो ये जो कहने की बात है ना कि IMF के प्रोग्राम से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया और मईशत बहुत बेहतरी की तरफ जाएगी, ये एक सियासी बयानात है और इसको सियासतदान तक ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है, मुझे इसमें ना डालें। क्योंकि हम जो प्रोफेशनल लोग हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, हम इस किस्म की बातें नहीं करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, वैसे ओवरऑल अगर हम बात करें IMF और पाकिस्तान, अब तो लग रहा है कि विदाउट IMF हम लोग शायद हमें मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। हमारे वुज़रा तक ये बातें कर रहे हैं जी कि हमें कुछ एक और IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। पिछले प्रोग्राम्स हम मुकम्मल नहीं कर सके माँ सिवा एक प्रोग्राम के। अभी ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, बहुत से इकोनॉमिस्ट्स ये कह रहे हैं कि ये तो IMF की वार्निंग है। आप समझते हैं कि ये कोई वार्निंग है या IMF ने इनिशियली हमें थोड़ा से पैसे दे के उसके बाद जो है वो बाकी पैसों के लिए वो मज़ीद शराइत के हवाले से हमें मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर रहे हैं? देखें, ये जो जिनका जिक्र कर रहे हैं ना इकोनॉमिस्ट, ये एक हमारा IMF का एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया है पाकिस्तान में, ख़ासकर 2-3 शहरों में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जहाँ से इस किस्म की आवाज़ें आएंगी और उन तमाम इकोसिस्टम जो है एक्टिव हो चुका होता है ऐसी सूरत हाल में। और एक बड़े कंसंट्रेटेड तरीके से जो है ना वो एफ़र्ट की जाती है कि बस किसी तरीके से दोबारा पाकिस्तान को लाया जाए। ठीक है ना? तो मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ। यही पाकिस्तान था 2004 से 2008 तक, तो IMF में था और निकल आया और 4 साल हम चलाते रहे मुल्क की मईशत को। कौन सी क़यामत टूट गई थी पाकिस्तान में? कोई क़यामत ही टूटी थी। बल्कि वो 2004 से 2008 का जो पीरियड था वो अब वर्ल्ड बैंक वाले
हुकूमत पाकिस्तान को, उनकी एक किताब छपी थी, इसमें लिखा हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ये तुम्हारा बेंचमार्क है, 2004 से 2008 के जो पीरियड, ये बेंचमार्क है, आप यही टारगेट अचीव करो। तो वो कैसे हुआ था? क्योंकि हम IMF में नहीं थे। जब कोई मुल्क IMF में होता है तो वो पॉलिसी बनाता नहीं है, वो पॉलिसी कहीं मिलती है, वो कहीं से पॉलिसी कहीं और बनती है, वो सिर्फ इम्प्लीमेंट करता है। वो सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, मतलब होती तो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़, लेकिन इस पॉलिसीज़ के जो असरात होते हैं वो आपके नेशनल सिक्योरिटी का इफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप पूछेंगे मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। किस तरह? ठीक है, देखें, हमने 13 साल वॉर एंड टेरर में जंग लड़ी, 2001 से लेकर 2014 तक। जो गवर्नमेंट की अपनी स्टैटिस्टिक्स है, जो इकोनॉमिक सर्वे में बड़ा डॉक्यूमेंटेड होता है, हमें 130 बिलियन डॉलर का फाइनेंशियल लॉस हुआ पाकिस्तान को। ठीक है, वॉर एंड टेरर में 13 साल में। बिल्कुल ठीक सर। इस IMF के 4.5 साल में, मैं 4.5 साल इसलिए कह रहा हूँ, मैं सितंबर 2018 से लेकर मार्च 2022 तक का नंबर है मेरे पास में, क्योंकि मार्च 2023 तक का नंबर, क्योंकि इसके बाद का नंबर अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मैं कैलकुलेट नहीं कर सका। जैसे ही क्या होगा तो मैं फिर जून तक का नंबर्स को अपडेट कर दूंगा। तो सितंबर 2018 से लेकर मार्च 2023 तक 4.5 साल बनते हैं। इस 4.5 साल में पाकिस्तान को इस IMF के प्रोग्राम के सिर्फ 2 पॉलिसीज़, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर रखना और करेंसी के डिवैल्यूएशन करना, इस सिर्फ 2 पॉलिसीज़ ने पाकिस्तान पे 135 बिलियन डॉलर का कॉस्ट चढ़ाया। वॉर ऑन टेरर से भी ज़्यादा, वॉर ऑन टेरर से कहीं ज़्यादा। तो ये लोग जो बातें करते हैं ना, मुझे हैरानी होती है कि सर फिर तो ये दहशतगर्दी से बड़ा खतरा तो हमें IMF से। देख ले, मैं तो सिर्फ ये आपको नंबर दे रहा हूँ कि 13 साल वॉर ऑन टेरर पे हमें 130 बिलियन डॉलर का माली नुकसान हुआ, और IMF के प्रोग्राम में 4.5 साल में उसकी सिर्फ 2 पॉलिसीज़ की इम्प्लीकेशन मैं बता रहा हूँ, उससे 135 बिलियन डॉलर का हम पे कॉस्ट चढ़ा। डॉक्टर साहब, ये अब हम साहिब इक़्तिदार तबके को इस चीज़ का इदराक नहीं? मेरा ख्याल है कि अब हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि अब आप सोचें कि कोई ऐसा पाकिस्तानी जिसका दिल और दिमाग जिसमें पाकिस्तान भरा हुआ हो, दिल और दिमाग में, वो कहेगा कि हमें एक और IMF प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए? नहीं, कोई नहीं कहेगा। तो आप सोच लें कि ये जो कहते हैं वो कौन लोग हैं। तो अक्सर मैं जो ब्रेक में जा रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं यही सवाल करूंगा कि एक टाइम होता है कि जब हम उन्हीं इकोनॉमिस्ट से ये सुनते हैं, या वो लोग जो हम समझते हैं कि मईशत पर उनकी एक गिरफ्त मजबूत है, डेफिनेटली मेरे जैसा जो लेमैन है वो तो उन्हीं की बातों से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा अपनी। सही कह रहे हैं। वो कहते हैं जी कि IMF में जाना जो है ये तो दलदल में धंसते जा रहे हैं। फिर हम उन्हीं से जब ये सुनते हैं कि ये IMF प्रोग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम IMF में नहीं गए तो फिर तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे सब कुछ, तो हमारी अप्रोच ये डेवलप होती है कि यार इसका मतलब है कि ये बात ठीक कर रहे हैं। ये वो शख्स था जो कहता था कि दलदल है। इसका आंसर दे रहा हूँ क्योंकि आप ब्रेक पे जा रहे हैं। लास्ट जो रिव्यू हुआ था पिछले प्रोग्राम का, वो हुआ था 29 अगस्त 2022 को ख़त्म हुआ था, और उसके बाद से जो 9th रिव्यू मुकम्मल नहीं हुआ। तो हम वर्चुअली आज तक हम IMF के प्रोग्राम के बगैर हैं। कैसे रह गए? अभी 11 महीने तो हो गए। तो जब हमें 11 महीने क्या कोई फ़र्क पड़ा पाकिस्तान पे 11 महीनों में? क्या क़यामत टूट गई पाकिस्तान के ऊपर में? और एक और भी आपने देखा होगा, ओहो पाकिस्तान को तो अगले 3 सालों में कोई 80 बिलियन डॉलर का कर्ज वापस करना है। कोई कहेगा वो अगले दिसंबर तक तो हमें कोई 15 बिलियन डॉलर का कर्ज हमें वापस करना है। ये नंबर कहीं से आता है? ये कहीं से आता है ये नंबर, और फिर ये इकोसिस्टम ब्रिगेड जो है ये उसको उछालना शुरू करता है। आपके प्रोग्राम पे आपके कहेगा, किसी और प्रोग्राम पे कहेगा, लोग सुनेंगे, लिखने वाले लिख देंगे कि इतना चाहिए होगा। किसी ने
कैलकुलेट नहीं किया है, मैंने किया है, ठीक है ना। आपने कैलकुलेशन शेयर की गवर्नमेंट के साथ? जी, जिनको शेयर करना था मैंने किया है, और वो भी उन्होंने भी एक अपनी एक्सरसाइज की है, और हम दोनों के जो है एक आध मैच कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैच करते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के ज़रिए से नाजरीन को आपके, कि इन सब बातों पे तवज्जो ना दिया करें। 80 बिलियन चाहिए होंगे 3 साल में, ये खौफ क्रिएट किया जाता है हुक्मरानों पे कि अगर नहीं करोगे बर्बाद हो जाओगे भाई, इसलिए चले चलो IMF में। तो इन सब चीज़ों पे आप तवज्जो ना दें कि इतने दिनों में इतना बिलियन देना है, इतने दिनों में इतना पेमेंट करना है। वो ये सब आप एक तरह से सुने और उनको कहें थैंक यू वेरी मच फॉर अपडेटिंग मी, ये करके आप खामोश हो जाएं बस। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब, लेकिन आपसे हम अपडेट्स लेंगे मजीद। एक तो चलें ये चीज़ें होगी, हम लोगों ने उन लोगों की गुफ्तगू पर कान नहीं धरने, परेशान नहीं होना। पाकिस्तान ममलिकत खुदादाद है, इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट भी नहीं होगा, लेकिन मसला ये कि चीज़ें चलेंगी तो फिर ही कुछ होगा ना, कुछ रिफॉर्म्स होंगे। हम हर प्रोग्राम में बैठ के आपने दर्जनों बार वीलॉग्स के अंदर जो है वो बताए रिफॉर्म्स, लेकिन हमें प्रैक्टिकली वो चीज़ें होती नज़र नहीं आती। अदराक हुकूमत को नहीं हो पा रहा, हमारी मतलब इकोनॉमिस्ट्स की जो टीम है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर पा रही, या ये जो इधर उधर से डिक्टेशंस आ रही हैं उन्होंने हमें इतना जो है वो बाउंड्रीज के अंदर धकेल दिया है कि हम चीज़ें कर ही नहीं पा रहे, हम रिफॉर्म्स कर ही नहीं पा रहे। बिल्कुल सही कहा है आपने। देखें, ये जो भी आज यहाँ हम खड़े हैं ना, ये नहीं है कि ये आज ख़राब हो गई है चीज़ें पहले ग्रेजुअली हो रही थी। कुछ चीज़ें बेहतर हो रही थी, कुछ चीज़ें ख़राब हो रही थी। जो ख़राब चीज़ें हो रही थी तो हम उसकी निशानदेही भी करते रहते थे। मिसाल के तौर पे मैं हमेशा से कहता था कि देखें, आप अपने इंपोर्ट पे नज़र रखें, क्योंकि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो उसका खसारा बढ़ेगा बहुत ज़्यादा, और यही आपको दोबारा IMF में लेके जाएगा। तो इसको रोकने की कोशिश करें। उसके लिए मैंने कहा कि जी सेलेक्टिव एंड येट अग्रेसिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी आप अप्लाई करें। किसी ने नहीं सुना, पिछले वाले ने भी नहीं सुना। उसके बाद ये हुकूमत आ गई, इनको भी मैं कहता रहा अग्रेसिव एंड येट सेलेक्टिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी, इन्होंने भी नहीं ध्यान दिया, चलते रहे इसी तरीके से। जब पुलों के नीचे से पानी बह गया सारा, तो एकदम क्रैक डाउन किया इंपोर्ट के ऊपर में, हर चीज़ बंद कर दी इंपोर्ट की। अगर मेरी बातों पे कर रहे होते ना तो ये नौबत नहीं आती। आपको अपने घर को मैनेज करना होता है। आप ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि आपका एक बैंक बैलेंस है, अब बैंक में अकाउंट है, उससे पैसे पड़े हुए हैं, पीछे से पैसा आ रहा होता है, फिर आप खर्च भी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर पीछे से पैसा आने की रफ्तार कम हो जाए, लेकिन और आप अपने खर्च को कोई रफ्तार को बढ़ा दें, तो आपका डिपॉजिट जो है बड़ी तेज़ी से नीचे चला जाएगा। तो मैं उस वक्त कह रहा था कि देखिए, आपके डिपॉजिट्स जो है बैंक के वो बड़ी तेज़ी से गिर रहे हैं। खुदा के वास्ते अगर आप इनफ्लो को नहीं बढ़ा सकते तो ये आउटफ्लो हो रहा है इंपोर्ट की शक्ल में, इसको कर्ब करें ताकि आपके पास कुशन हो, वक्त ज़्यादा लगे, फिर आप सोच सकें और फिर पॉलिसी ले सकें। लेकिन हम ख्वाब गफलत में रहे, पिछले वाले भी थे, ये भी थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब बिल्कुल बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो के करीब आ गया तो उन्होंने कहा ओ सारे अखराजात बंद कर दो भाई, बिल्कुल घर बंद कर दो अपना। हमने घर बंद कर दिया, कारखाने बंद कर दिए, सब कुछ जो कंटेनर थे वो समुद्र में पड़े हुए जहाज़ों पे। तो ये क्यों किया? हमने मिसमैनेज किया चीज़ों को। मेरी बातों पे अमल करते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन अब वो हो गया। तो अभी आज भी मैं कहता हूँ कि जब आपने क्रैक डाउन किया है, उसकी वजह से आप देखें कि आपका बैलेंस पेमेंट जो है, इस जो करंट अकाउंट का खसारा है, इस साल तकरीबन $3 बिलियन के करीब आ गया। जो 17-18 बिलियन था पिछले साल, अब 3 पे आ गया। तो आपने घर को मैनेज किया, लेकिन जिस तरीके से मैनेज किया है, इससे इसके असरात और जगह पे पड़े हैं। जो मुल्क की मैशत जो है, इकोनॉमिक की जो पहिया था, वो तकरीबन आपने बंद कर दिया। तो ये काम नहीं करना चाहिए। अब चूँकि ये हुकूमत एक ट्रांजिशन में है, इसके बाद एक केयर टेकर आएगी। अब इसको मैं अगर सजेशन दूं या आप अपने ज़रिए से नाज़रीन को बताएं या जो हुकूमत वक्त है उनको बताएं,
तो आई डोंट नो कि ये कौन इसको सजेशन को एक्सेप्ट करेगा, कौन इसको फिर अमल दरामद करेगा, क्योंकि ये 12 अगस्त को तकरीबन अब 1 महीने रह गए इस हुकूमत के, इनका टेन्योर पूरा हो जाएगा। उसके बाद एक केयरटेकर गवर्नमेंट बनेगी, वो फिर चलाएगी, और उसके बाद फिर एक नई हुकूमत आएगी, नई हुकूमत आएगी, कैबिनेट बनेगा, कौन वज़ीर ख़जाना होगा, फिर उनको भी एडजस्टमेंट करते 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 वक्त लगता है। बिल्कुल ठीक। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, ये कितना क्रूशियल है वैसे डॉक्टर साहब, है तो करंट इकोनॉमिक कंडीशंस को सामने रखते हुए? इसीलिए ये जो हमने IMF का प्रोग्राम अभी एक साइन किया ना, स्टैंड बाय अरेंजमेंट, जो वो इसी को कैटर करने के लिए किया था। क्योंकि देखें, ये जो नया प्रोग्राम है ना, मैं समझता हूँ कि यह पुराने प्रोग्राम को रीनेम करके जो बाकी किस्त थे हमारे, उसको एक नए प्रोग्राम में सामने ढाल दिया। हमने 8 रिव्यूज हुए थे, 8 रिव्यू हो गए थे, 9th रिव्यू हमने मुकम्मल कर लिया था। 9th रिव्यू में बहुत काम किया हमने, बहुत हमसे काम करवाया गया। यहाँ पर IMF ने बहुत जुल्म किया पाकिस्तान के साथ, बार बार गोल पोस्ट चेंज करते रहे। हुकूमत ने वो तमाम इकदाम उनके पूरे कर दिए। जाते जाते 1 हफ्ता पहले भी पेरिस में उन्होंने पकड़ा दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर को, उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर ने, कि जाके आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ, आप जाकर 200 बिलियन के मजीद टैक्स लगा दो, आप PDL को बढ़ाओ, इंपोर्ट को खोल दो। हमने आके वो भी कर दिया कि शायद नवे किस्त का पैसा हमें मिल जाएगा। अब टाइम पूरा हो गया, तो अब क्या करते? उन्होंने कहा कि फिर इसको ऐसा करते हैं यार, एक स्टैंड बाई कर देते हैं। तो ये जो नवा रिव्यू है, जो जिसके आपने इकदाम किए हैं, इस नए प्रोग्राम का ये प्रायर एक्शन, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी जो आपका 10वां और 11वां था, वो इस नए प्रोग्राम का फर्स्ट रिव्यू और सेकंड रिव्यू होगा। इतनी मुद्दत तक का एक प्रोग्राम कर देते हैं, आपको पैसे मिल जाएंगे। आपने जो इकोसिस्टम की बात की, IMF का जो इकोसिस्टम डेवलप हो गया है, तो उस इकोसिस्टम ने तो अभी से बातें शुरू कर दी हैं। आप जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, वो कह रहे हैं कि दिस इज़ बेसिकली अ वार्निंग ऑफ IMF, और अब IMF अगले पैसों के लिए तो रेडी कर रहा है अगली हुकूमत को, मतलब ज़बा करने के लिए। हाँ जी ज़बा करने के लिए बकरे को चारा वाला दिया गया तैयार करने के लिए। हाँ जी। या चलो, उनका भी हक है बोलने का, उनको बोलने दें इस तरीके से। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि जो शख्स जिसके अंदर पाकिस्तानियत है दिल में और दिमाग में, वो कहेगा कि चलो एक और प्रोग्राम 3 साल का हम करते हैं, और 135 बिलियन तो उस वक्त नुकसान हुआ है, 235 बिलियन डॉलर का नुकसान हो जाए पाकिस्तान का, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, ये जो आप वैसे तो हमेशा से आप क्रिटिक रहे हैं IMF प्रोग्राम्स के, लेकिन आप समझते हैं कि ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट के अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं था? ये अच्छा किया हुकूमत ने कि स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया है। अंडर द सर्कमस्टांसेस ये बिल्कुल ठीक एकदम। तो हमें एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की तरफ नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप अपने घर को इस जो कुछ भी इकदाम करने हैं आगे चल के, लेकिन गवर्नमेंट तो यही रोड मैप दे रही है। मतलब कल मैं प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर जो कॉमर्स और इंडस्ट्री पे राना एहसान साहब, उनको इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने कहा जी कि हम लोगों ने तो बेसिकली एक स्मूथ रास्ता बना दिया है, जो भी अगली गवर्नमेंट आए वो एक्सटेंडेड फंड की तरफ चली जाए तो मामला बेहतर हो जाएंगे। उनको बताया ये नंबर राना एहसान साहब को? तो मुझे भी अब पता चल रहा है। अब तो नेक्स्ट इंटरव्यू में मैं डेफिनेटली कोट करूंगा। बिल्कुल, उनको आप फ़ोन करके हमको बता दें कि राना साहब 135 बिलियन डॉलर का मार्च तक का नंबर दे रहा हूँ, अप्रैल में जब ऐड करूँगा तो ये और भी बढ़ जाएगा नंबर, ये तकरीबन 150 बिलियन की तरफ चला जाएगा। ये भी आपको बता दूँ, पूरे 1 साल में अप्रैल 22 से लेकर मार्च 2023 तक पूरे 12 महीने हुए जी, 63 बिलियन डॉलर का कॉस्ट पड़ा पाकिस्तान के ऊपर, सिर्फ इस अप्रैल से लेकर, यानी तकरीबन जो 138 बिलियन आप कह रहे हैं, 135 में से 63 बिलियन डॉलर 2022 अप्रैल से लेकर मार्च 2023 तक। और ये किस तरह करेंसी की डिवैल्यूएशन और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के रखना। तो अभी तो हमने ये जो दोबारा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, तो मैं उसका आपको बता देता हूँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिर्फ दिल और दिमाग को पाकिस्तानी बनाकर बैठ के ज़रा कोई कैलकुलेट करे तो उसको समझ में आ जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1% डिस्काउंट रेट जब बढ़ता है ना स्टेट बैंक का, तो 1 साल के अंदर में 250 बिलियन रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है। 250 बिलियन का आपके खराजात बढ़ जाते हैं। नंबर 1, जब 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है स्टेट बैंक, किस लिए बढ़ाता है? वो हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। उन जालिमों को ये पता नहीं है कि 1% इंटरेस्ट रेट जब वो बढ़ाते हैं तो अफरात ज़र इन्फ्लेशन
1.3% बढ़ता है। समझ में नहीं आ रहा कि पिछले 4 साल से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के इन्फ्लेशन कम होने के बजाय मजीद बढ़ता चला जा रहा है। वो कैसे हो रहा है? 4.5 साल 5 साल से इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान की तारीख के बुलंद तरीन सतह पे है। कैसे हो रहा है? क्या इंटरेस्ट रेट इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है? उनके अपनी स्टडीज़ जो है स्टेट बैंक की, वो यही कहते हैं कि जब हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो स्टेट बैंक ऑटोनमस बॉडी है, वो गवर्नमेंट को बताता नहीं कि नहीं करना है? अपनी स्टडी को खुद ही देख लेना यार, करते तो वही लोग हैं ना, स्टेट बैंक ही करता है ना, ये उसी का मैंडेट है। अपनी ही स्टडी को देख लें जो उनके अपने स्टाफ ने कैलकुलेट किया हुआ। वैसे डॉक्टर साहब, मुझे याद पड़ता है कि जिस वक्त स्टेट बैंक का अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था और इसके अंदर अमेंडमेंट हुई थी, तो आप उसके भी क्रिटिक थे। कितना रोल प्ले करती हैं इस तरह की अमेंडमेंट्स IMF को अपना काम आसान करने की? बहुत आसान कर देती है, क्योंकि अब उस एक्ट के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर का कोई इख्तियार नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर का कोई इख्तियार नहीं है गवर्नर सेंट्रल बैंक पे। इन प्रैक्टिकल सेंस कोई इख्तियार नहीं है। सो देयर इज़ वर्चुअली 2 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, एक इलेक्टेड एक नॉन इलेक्टेड। यार हम देखो एक तरक्की पजीर मुल्क है, यहाँ पर एवरी स्टेक होल्डर हैज़ टू वर्क टुगेदर। कोई आइसोलेशन में अपने चाइनीज़ वॉल बनाकर जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकता है। वो बड़े एडवांस सोसाइटीज़ में होते हैं, ठीक है। हम तो अभी चलने के काबिल नहीं हुए। हमें कहा कि अब कहा जा रहा है कि आप भागे, आप भी बैंक ऑफ जापान बन जाए, आप भी डोइचे बैंक बन जाए, आप भी बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरह बन जाए। यार हम इस एक्ट से पहले हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एज इंडिपेंडेंट एज बैंक नगारा मलेशिया। इट वाज मोर इंडिपेंडेंट देन बैंक ऑफ थाईलैंड। इट वाज एज इंडिपेंडेंट एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अब का भी अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, उसका तरीका होता है करने का, लेकिन इनसे तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। अब तो मतलब हम क्या बनना चाह रहे हैं? अब तो गवर्नर स्टेट बैंक को तो असेंबली कॉल करे तो मेरा ख्याल है वो नहीं आएगा, वो नहीं आ सकता, बिल्कुल कहेगा मैं नहीं आऊँगा। तो यह आप देखें कि हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं। एवरी स्टेक होल्डर हैज़ टू वर्क इन यूनिसन, मिल के काम करना है। अब स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा देता है, उसको ये ख्याल नहीं है कि इसका बजट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ रहा है इसका। जो मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, ये इकोनॉमिक थ्योरी में लिखा हुआ है कि जो मुल्क कर्जों में डूबा हुआ हो और वहाँ इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए तो वो मुल्क मजीद कर्जों में डूब जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये जब हम पॉलिसीज़ इनफैक्ट जब हम बजट बना रहे होते हैं तो उस वक्त हमारी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती कि ठीक है यार ये बजट बना लिया है, अब बजट के बाद हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, उन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट होगा, हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे। वो हर सेक्टर जो है उसमें बजट जब बना रहे थे तो 21% था, अब 22% हो गया। वो इसलिए कि IMF में थे ना, उन्होंने कहा बढ़ाओ, मैंने कहा जी हाजिर है सर, हम बढ़ा देते। हमारा पैसा तो 2 बिलियन, 1 बिलियन की खातिर हमने बढ़ा दिया। 250 बिलियन का हमने अपने ऊपर एक्सपेंडिचर चढ़ा लिया। बिल्कुल ठीक। और टैक्सेस जो लगाए वो अलग से, आवाम के ऊपर जो बोझ है वो अलग से। अब देखिए ना, अब इतने शॉर्ट पीरियड में आप लोगों को कहें टैक्स की ब्रॉडनिंग करो, उन्होंने कहा कि अब कर क्या सकते हैं भाई, जो टैक्स दे रहे हैं उसी पे और लाद दो, सुपर टैक्स, एडवांस टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स वो डाल दो उसी के ऊपर। गवर्नमेंट आए रोज़ एक नया टैक्स लगा देती है और ये नहीं सोचा जाता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा और उन टैक्सेस से इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर खड़ी हैं, एक आम आदमी कहाँ पर खड़ा है। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह जिक्र किया कि अब 1 लाख जिसकी सैलरी है उसने 15,000 टैक्स देना है, तो वो 15,000 टैक्स दे के गवर्नमेंट उस 15,000 के अगेंस्ट उसको कुछ नहीं दे रही। हम शायद इस रीजन के अंदर अफ़गानिस्तान के बाद हम लोग हैं जो सबसे कम टैक्स देते हैं। अगर हम टैक्स नेट पे जो लोग शामिल हैं उनका नंबर काउंट करें तो किस तरीके से टैक्स नेट को इंक्रीज़ किया जा सकता है। सेकेंडली, ये जो टैक्सेस हैं, जो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर टैक्सेस हैं, ये जो सुपर टैक्स की आपने बात की, 29-30% के पहले टैक्सेस लगे हुए हैं, कुछ 4-5% के वर्कर्स के टैक्सेस हैं, एम्प्लॉयज़ के टैक्सेस हैं, अब कोई 5-10% ये सुपर टैक्स लग जाएगा, तो ये 40-45% के करीब अगर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर टैक्सेस होंगे तो कौन पागल है जो पाकिस्तान में आकर इंडस्ट्री चलाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आपने ये कहा कि हुकूमत ने किया है, ये क्या करवाया गया है, बस तो ये जहन में ज़रूर इसको डिफ्रेंशिएट करें। हुकूमत ने किया है या हुकूमत को कहा गया कि ये करो, उन्होंने कर दिया। ठीक है, ये वही आखिरी हफ्ता जो था इस प्रोग्राम का पेरिस में जो पर्ची पकड़ाई गई थी उसमें यही था, ये भी था
कि आप इतने टैक्स और मेजर्स लें। तो अब एक हफ्ते में टैक्स की ब्रॉडनिंग तो नहीं हो सकती थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जो जो है उसी पे लाद दो ये टैक्स। FBR के किसी लाइब्रेरी में बैठ के वहाँ बैठ के कैलकुलेशन हुआ, जब मेरे ज़माने में मैं भी करता था। हुआ कि अच्छा यार इसको इतना से इतना कर दो, कितना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, चलो इसको यहाँ से यहाँ पहुँचा दो टैक्स को, कितने पैसे आ जाएंगे जी, सर इतना आ जाएगा, चलो ठीक है। बस इस तरीके से कोई एक्सरसाइज थोड़ी हो रहा है कि इसका क्या इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट होगा या फला होगा, क्योंकि यहाँ तो जो कहते हैं ना रेस अगेंस्ट द टाइम हो रहा है। डॉक्टर साहब, लेकिन मतलब मुल्कों में तो ये होता है ना कि लोग जो टैक्स नेट में नहीं होते, गवर्नमेंट्स उनको जो है वो थोड़ा सा पुश करती है कि आप टैक्स नेट में आए, और जो टैक्स देते हैं उनको फैसिलिटेट करती है। यहाँ पर जो बेचारा टैक्स दे रहा है वो तो बड़ा मजबूर है, जो टैक्स नहीं दे रहा वो तो चले चौधरी है ना, वो तो टैक्स नहीं दे रहा। बिल्कुल जो दे रहा है उसका तो आप मजीद बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। देखिए, दो चीज़ मैं आपको ज़रूर यहाँ पर हाईलाइट करूँगा। ये जो हमारा मौजूदा NFC अवार्ड है ना, मौजूदा NFC अवार्ड जो 2010 से इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसने तमाम जज्बा जो है मीनिंगफुल टैक्स रिफॉर्म का सूबों के अंदर और फेडरल गवर्नमेंट में सब एलिमिनेट कर दिया। लेकिन लोग तो क्रेडिट लेते हैं इसका। बस जब ये मीडिया मैनेजमेंट इसी को कहते हैं ना। देखिए क्यों मैं कह रहा हूँ, अब आप फेडरल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि लोगों की जेब में आप जब हाथ डालेंगे तो आपसे बुरा कोई नहीं होगा बनेगा। डेफिनेटली, ठीक है, कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो बुरा नहीं बनना चाहती है। वी लव टू स्पेंड मनी बट वी हेट टू कलेक्ट टैक्सेस, क्योंकि बुरा बनता है इंसान। चलिए कोई ऐसी हुकूमत आ जाए जो कहे कि यार मैं बुरा बनते हैं, बने, बिल्कुल ठीक है, अगले इलेक्शन में मुझे वोट नहीं देंगे, लेकिन मैं मेरे सामने मेरा मुल्क है, मैं इसके लिए करूँगा। आ जाए, ठीक है, कर लेता है। 100 रुपये एडिशनल इकट्ठा कर लिया उसने, ठीक है, आप सूबे हैं, आप आ जाएंगे, 60 रुपये मेरा दे दो। 100 रुपया मैंने गाली खाकर सब कुछ सुनकर अपने पॉलिटिकल जो है कॉस्ट पे करके 100 रुपये एडिशनल इकट्ठा किया। आपने कुछ भी नहीं किया, आप 60 रुपये मुझसे ले लेंगे। आप मेरे दिल से पूछे कि क्या गुजर रही होगी, मैं क्यों करूं ये काम? मैं नहीं करूंगा कि यार गाली मैं खाऊं, ये तमाम बुरा मैं बनूं, वोटर के सामने मेरी बेइज्जती हो और फ़ायदे कोई और उठा रहा हो। और ये प्रॉब्लम उस वक्त बहुत ज़्यादा होता है जब किसी सूबे में किसी और पार्टी की हुकूमत हो। ये इसलिए तो नहीं किया गया ताकि हम अगर वफाक में नहीं भी होंगे तो हमें इतना तो पता है कि सूबे में हम होंगे, पैसे हमें मिलते जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब सूबों को उसके ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, वो खर्च नहीं कर पाते, तो अल्लाह मियाँ की मार है कि वो अपने सूबे में प्रोविंशियल टैक्स लगाएं। वो क्यों लगाएंगे? उनको तो मरकज से इतना पैसा मिल रहा है कि उनको कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनका भी इंसेंटिव नहीं है मीनिंगफुल टैक्स रिफॉर्म का। फेडरल गवर्नमेंट का भी इंसेंटिव नहीं है किसी मीनिंगफुल टैक्स रिफॉर्म की तरफ जाए। यानी फिर हमें NFC अवार्ड खत्म करना पड़ेगा, चीज़ें खत्म नहीं करना पड़ेगा। ख़त्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ख़त्म नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन रिवाइज कर रहे हैं इसको। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है, इस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स को हमें ठीक करना है, इस मुल्क की खातिर ठीक करना है। अपने सूबों की खातिर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुल्क की खातिर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ये मौजूदा NFC अवार्ड जो है ये कभी भी इस मुल्क में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आने देगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते रहे पिछले कुछ साल में, पिछले कुछ महीनों में ख़ास तौर पे डॉलर ने ऐसी फ़्लाइट ली कि वो तो नीचे आने का नाम ही नहीं लिया उसने। अभी IMF ने जो हमारे साथ स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद थोड़ी सी रुपए की कदर बेहतर हुई है। मुझे ये बताइएगा, ये टेम्परेरी है या अब वाक़तन रुपए की कदर जो है वो मुस्तकबिल में भी मज़ीद बेहतर होगी क्योंकि हमें IMF ने पैसे दे दिए? कहाँ पैसे मिले? अभी तो पैसे तो मिले नहीं। चले एग्रीमेंट, स्टेट बैंक के अकाउंट में तो पैसा नहीं आया, एग्रीमेंट हो गया। अब आप खुद सोचें कि अभी एक इंफॉर्मेशन आई है कि IMF के साथ हमारा एक मुआहदा हो गया है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट 9 महीने का। पैसा हमारे स्टेट बैंक में तो आया नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज रेट क्या है
ये आपके डिमांड और सप्लाई ऑफ करेंसी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर सप्लाई के मुकाबले में डिमांड ज़्यादा हो तो डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी, तो हमारी कीमत गिर जाएगी, एंड वाइस वर्सा। तो फिर अभी जब आए नहीं तो फिर किस तरह हो गया? तो किसी ने तो किया नीचे, किसी ने तो नीचे कर दिया। किसने किया भाई? क्या ये मार्केट से हुआ है? ये मार्केट मैकेनिज्म की वजह से नीचे आया है, या किसी ने किया है ये नीचे? क्या ये मार्केट मैकेनिज्म की वजह से ऊपर जा रहा था, या कोई कर रहा था उसको ऊपर? सोचिए जरा, कॉमन सेंस। मार्केट मैकेनिज्म तो खत्म हो गया ना सर। फिर कौन से मार्केट मैकेनिज्म की हम बात करते हैं पाकिस्तान में? एक्सचेंज रेट शुड बी मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट। क्या आईएमएफ को पता नहीं चल रहा है कि कौन सी मार्केट हुई भाई? क्या स्टेट बैंक का रिजर्व आसमान पे पहुंच गया? आज भी वही जगह पे खड़ा है जहां पर पहले था। तो ये 10 से 12 रुपया 15 रुपया ऊपर नीचे कैसे हो गया? किसी ने किया ना। तो जब नीचे ला सकता है तो वो ऊपर भी लेके जा सकता है वो शख्स। आपके टाइम पे भी कुछ मामला हुआ ऐसे था, हुए थे? बिल्कुल हुआ था। वो हमारे 3 बैंक थे, उनके ट्रेजर थे, 3 बैंक के थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो यही काम उस वाले में एक्सचेंज रेट हमारा 60 रुपये पे था। वो बड़ा माइनर सा ऊपर नीचे होता रहता था। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि वो 61 हो गया, फिर 62 हो गया, वो 63 हो गया। मैंने कहा ये हो क्या रहा है ये? जब मैंने पता किया तो पता चला कि 3 बैंकर हैं जो मैक्लोड रोड जो है, आई चंद्रगढ़ रोड, उसके एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं लंच पे, और फिर वहाँ पर वो ये तय करते हैं कि कल कहाँ लेके जाएंगे हम एक्सचेंज रेट को। ठीक है, अभी भी किसी कोने खुदरे में बैठ के लोग आई डोंट नो क्या कर रहे होंगे। कोने खुदरे की जरूरत नहीं, अब तो खुल के खेल रहे होंगे। तो हमने बिल्कुल जब इन्फॉर्मेशन हो गया तो पक्का, तो उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे हमारे, शौकत अजीज़ साहब थे, उनको मैंने बताया, क्योंकि वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है एक्सचेंज रेट को। तो जब उनको बताया कि ये है इन्फॉर्मेशन, उन्होंने कहा कि आप उन तीनों बैंक के प्रेसिडेंट से कहें कि अगर वो आज इनके ख़िलाफ़ इक़दाम नहीं करते हैं तो फिर हम अगर इक़दाम करें तो कोई शिकायत नहीं करे फिर हमसे। मैंने तीनों बैंकों के सदूर से बातें की और उनको बताया कि आपके लोग ये कर रहे हैं उन्होंने, और अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो हम फिर लेंगे एक्शन। उन्होंने कहा कि नहीं हम इसको करते हैं। उस 3 में से एक जो था उसको मुल्क बदर कर दिया गया, अफ्रीका के किसी ब्रांच में उसको पोस्टिंग कर दी गई। 2 थे उनको हटा दिया गया वहाँ से। तो एक्शन उसी वक्त हुआ। अभी भी फिर एक्शन की ज़रूरत है सर? वो रिपोर्ट भी आ गई है कि ये पिछले साल मई जून के महीने में, जून जुलाई में जो कार्रवाई हुई थी, तो उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन बैंक इन्वॉल्व है, सारे रिपोर्ट मौजूद है। क्या कर लिया हमने? बिल्कुल ठीक। फिर बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब प्रोग्राम के आखिर से पहले, इख्तिताम से पहले, अब जिस तरह केयरटेकर सेटअप आएगा, नई हुकूमत आएगी, इकनॉमिक महाज पर सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं, और फौरी तौर पर क्या जो भी हुकूमत है, वो मुस्लिम लीग नवाज़ की है, वो पीपल्स पार्टी की है, वो तहरीक इंसाफ की है, वो XYZ किसी की भी है, वो फौरी तौर पर कौन से इक़दाम करें आपके ख्याल से जो कहीं ना कहीं हमें स्टेबिलिटी की तरफ लेकर? कोई नहीं फौरी। अब ये फौरी इक़दाम वाला 2-3 सोल्यूशन दे दे, वो उससे हम बहुत आगे निकल गए। अच्छा, ठीक है ना। पुलों के नीचे से पानी बहुत ज़्यादा बह गया है। अभी ये इस तरीके से नहीं होगा। ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, इसको हम किसी तरीके से गुजार लेना है। इसमें केयर टेकर के जो भी आए हुकूमत, उसको चाहिए कि अगर कोई ऐसे इक़दाम करने पड़े जो अनप्लेजेंट हो तो वो उनको करना चाहिए, क्योंकि फिर वो आने वाली हुकूमतों के लिए भी आसानी पैदा कर देगा। तो ये ट्रांजिशन से गुज़र रहे हैं, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला इस ट्रांजिशन को खैरियत से गुजार दे और कोई ज़्यादा डैमेज ना हो। हमने IMF के साथ ये माहिदा भी इसीलिए क्या कर लिया कि कम से कम एक छतरी तो ऊपर होगी, लेकिन इसको एज ए आप स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे इसको करें और आगे की प्लानिंग कर लें। एक मैं आपको यहाँ चलते चलते बता दूँ कि आगे एक बहुत अच्छा इक़दाम किया गया है। ये जो हमने बनाया है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर, ये बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है। इसको सक्सेसफुल होना है, हमने करना है इसको, क्योंकि यही वो है जो बाहर से आपके फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेगा, एग्रीकल्चर में करेगा,
इंडस्ट्री में करेगा, एनर्जी में करेगा, आईटी सेक्टर में, टेलीकम्युनिकेशन में एंड डिफेंस के सेक्टर में ये लोगों को बाहर से इन्वेस्टर को वो अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑलरेडी सऊदी अरब वगैरह ने या और मुल्कों ने, चीन ने हमारे ज़राअत के पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का ऑलरेडी इंदिया दिया हुआ है और ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर जो है ये काम करेगा। इसमें और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है? इसलिए कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तो हमने देख लिया कि क्या करता रहा है जी। ये इसको बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर आप वो सलाहियत नहीं रही है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस को इकट्ठा करे। इसलिए फ़ौज उनके मदद को आई है। इट विल बी ए सिविल एंड मिलिट्री कोलैबोरेशन जस्ट लाइक जैसे NCOC बना था हमारा बिल्कुल ठीक। पैंडेमिक के ज़माने में आपने देखा कि एक सिविलियन उसको हेड कर रहा था लेकिन तमाम फ़ौजी हजरात थे और कितने स्मूथ तरीके से हमने पैंडेमिक का मुकाबला किया था। बिल्कुल इसी तरीके से हाउ टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हाउ टू मेक वन विंडो ऑपरेशन, ट्रूली वन विंडो ऑपरेशन, ये SIFC करेगा। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, डॉक्टर इशफाक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मैं उम्मीद करूँगा कि डॉक्टर साहब की गुफ्तगू में जो सेर हासिल बातें हैं उनसे वो तबका जो इससे फ़ायदा उठा सकता है वो ज़रूर इनकी बातों से फ़ायदा उठाए, क्योंकि अभी ज़रूरत है वाक़तन एक स्टेबल पाकिस्तान की। क्योंकि आम आदमी आज जिस तरह पिस रहा है ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेंगी इस तरीके से, क्योंकि हर शख्स की एक बर्दाश्त की हद है। चीज़ें अगर उस हद से क्रॉस कर गई, जो मेरा ख्याल है कर चुकी हैं, तो फिर जो प्रेशर होगा वो शायद किसी के लिए भी झेलना बहुत मुश्किल होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।